किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र और शस्त्र को बिल्कुल एकदम शार्प एजेस रखना होता है। अगला पड़ाव है 8 मार्च को, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। आपके जो अस्त्र और शस्त्र है, यानी कि आपके छोटे छोटे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको उनकी धार को भी पैना करना है। अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम है, वो आप सबके लिए एक युद्ध की तरह ही है और आप सारे योद्धा हो जो विजयी होगे ही होगे। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस एंड प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगा। तो बेटा अब आपका अगला एग्जाम जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का है। होपफुली आप सबका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ हो। और अब जो अगला पड़ाव है 8 मार्च को, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। और बेटा कहते हैं ना कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र और शस्त्र को बिल्कुल एकदम शार्प एजेस रखना होता है, बिल्कुल उनकी जो धार है उसको पैना करना होता है, ताकि युद्ध में कहीं पर कोई भी अड़चन ना है। और वैसे ही बेटा हमारा जो अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम है वो आप सबके लिए एक युद्ध की तरह ही है और आप सारे योद्धा हो जो विजयी होगे ही होगे। बट उस युद्ध में जाने से पहले आपके जो अस्त्र और शस्त्र है, यानी कि आपके छोटे छोटे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको उनकी धार को भी पैना करना है, उनको भी मजबूती से क्या करना है, तैयार करना है। और बेटा ये फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है, वरना कहीं भी एग्जाम में आपको अड़चन आएगी तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो बेटा इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सारे फॉर्मूले, हर चैप्टर के छोटी छोटी बातें जो है वो एक जगह आपको लिखी हुई मिल जाए और उसी से आप लोग क्या कर सके, आगे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सके। तो यहां पर बेटा सारे चैप्टर कवर करेंगे, कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनटों में सारे फॉर्मूले से एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि सारे फॉर्मूले आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आपको एफर्ट्स ना लगाने पड़े उनको अलग से याद करने के लिए। थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, रिवाइज करने पड़ेंगे, बट यस सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। तो आइए उनसे गो थ्रू होते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक जो सबसे पहला चैप्टर के अंदर आता है हमारे पास, दैट इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक। तो भैया a mod n बराबर होता है r के, जिसका मतलब कि जब मैं डिवाइड करता हूं किसको, a से n को, a को किससे, n से, तो जो रिमाइंडर आता है r, हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो a मॉड्यूलो n मतलब कि जब मैंने a को डिवाइड करा है n से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहां पर एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, क्या कि भैया रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट कभी भी जो डिवाइजर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, डिवाइजर से हमेशा कम रहना चाहिए। और यहां पर हम मॉड एन इसलिए लगा के चलते हैं कि जनरली जब हम पहले डिवीजन पढ़ते थे तो हम लोग पॉजिटिव नंबर का डिवीजन पॉजिटिव नंबर से करवाते थे, बट यहां पर हमने देखा है कि हम पॉजिटिव का डिवीजन नेगेटिव से भी करवा सकते हैं, नेगेटिव नंबर का डिवीजन पॉजिटिव से भी करवा सकते हैं, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए बेटा मॉडर्न लगा के चलते हैं। फिर बात आती है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की, मतलब अगर a और b मेरे पास दो नंबर्स हैं जिनको मैं एक सेम नंबर n से डिवाइड करूं और दोनों का ही रिमाइंडर अगर मुझे सेम मिल जाए, तो मैं क्या बोलता हूं कि a कॉन्ग्रुएंट है मॉड्यूलो एक b कॉन्ग्रुएंट है b के साथ विद मॉड्यूलो n। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, कि जो a और b का डिफरेंस है, जो a और b का डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा n के, मतलब वो n के टेबल में आएगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे बेटा प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखे हुए कि अगर a प्लस बी मॉड्यूलो n है, मैं दो नंबर्स को ऐड करके फिर उसका रिमाइंडर निकालूं n के साथ, या मैं इंडिविजुअली दोनों को n से डिवाइड करके दोनों का रिमाइंडर निकालूं और उनको ऐड करूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। बस यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर आप इंडिविजुअली रिमाइंडर निकाल रहे हैं और उनको ऐड करने के बाद अगर वैल्यू n से ज्यादा आ रही है, तो भैया दोबारा से रिमाइंडर आपको निकालना है, दोबारा से डिवाइड कराना है। सेम प्रॉपर्टी, फाइनल रिमाइंडर कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे वो एक साथ हो चाहे वो अलग अलग करके ऐड करके आए। एंड बेटा सेम बात आपको यही मल्टीप्लीकेशन में भी याद रखनी है। फिर अगर a और b ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों में आप कोई कॉन्स्टेंट ऐड करें तब भी वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, या वही कॉन्स्टेंट अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये बात याद रखना। फिर अगर दो अलग अलग मेरे पास रिजल्ट है जिसमें पहले a और b कॉन्ग्रुएंट है n के साथ, c और d कॉन्ग्रुएंट है n के साथ, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो भी आपस में क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, किसके साथ, n के साथ। एंड सेम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आपस में क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, किसके साथ, n के साथ, याद रखना। और भैया ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते हैं कि अगर a और b ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है और मैं इन दोनों की कोई कांस्टेंट पावर है ना रेस कर दूं, पर यहां पर पावर क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर, या जिसको आप बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब भी वो आपस में क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ही रहेंगे, है ना। ये बात आपको दिमाग में रखनी है और इससे आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एलिगेशन एंड मिक्सचर का,
जिसमें हमारे पास दो अलग अलग क्या होते हैं, गुड्स होते हैं विद डिफरेंट क्वांटिटीज, और उनको मिक्स करके हम लोग एक नया मिक्सचर तैयार करते हैं जिसको मीन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो अगर जो सस्ता गुड है उसका प्राइस सी है हमारे पास, चीपर गुड, और हमारे पास जो डियर महंगा गुड है उसका प्राइस डी है, और इनके मिक्सर का प्राइस एम है, तो हमारे पास इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो आता है। बट याद रखना, जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं वो तब बनता है जब चीपर गुड की क्वांटिटी न्यूमरेटर में और डियरर गुड की क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो डी माइनस एम अपॉन में एम माइनस सी का रेशियो बनता है। यही अगर आपसे पूछा है कि भैया डियरर क्वांटिटी ऊपर चाहिए चीपर नीचे चाहिए, तो रेसिप्रोकल करना मत भूलना। फिर इसमें बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, क्लास 10 से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, मास्टरी है हमारी इसमें। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो एक्स लेनी है, बट वो बोट की स्पीड कौन सी होगी, इन स्टिल वाटर, रुके पानी में। और जो स्पीड है वाटर की, जिसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं, वो अपनी रहेगी वाई। तो डाउन स्ट्रीम मतलब विद द फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड क्या होगी दोनों की ऐड बन जाएगी, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे। और अपस्ट्रीम अगेंस्ट द वाटर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस से आएगी, यानी माइनस करेंगे, तो उसको हम डिनोट करेंगे यू से, और उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। और बेसिक फॉर्मूला, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, वो यूज करना है। और एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बट इसमें आपको दो वैरायटी याद रखनी है कि अगर टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है भाई, ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फिर आ जाइए भैया पाइप्स एंड सिस्टम्स का, जिससे बढ़िया सी केस स्टडी बनती है, एमसीक्यू बनती है, बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर में इस टॉपिक में से देखने को मिल जाते हैं। इनलेट पाइप्स होते हैं जो टैंक को फिल करते हैं, है ना, और आउटलेट पाइप जो टैंक को एम्प्टी करते हैं। तो अगर मेरे पास दो पाइप्स है ए और बी, और वो दोनों इनलेट पाइप है, और इंडिविजुअली टैंक को फिल करने में उनको टाइम टी ए और टी बी लग रहा है, और दोनों को इकट्ठे अगर मैं ओपन कर दूं तो जो टैंक को फिल करने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है टी ए बी। तो हमारे पास क्या रिलेशन है कि भैया टोटल टाइम जो है इकट्ठे का, उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर आएगा, इंडिविजुअल टाइम के सम के, है ना, इंडिविजुअल टाइम के रेसिप्रोकल करो और उनका सम कर दो। बट इसी में ही अगर एक इनलेट है एक आउटलेट है, तो भैया दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। बट कब, इसमें याद रखना है कि अगर आउटलेट पाइप का टाइम ज्यादा है तो भैया माइनस में टी वन बाई टी बी आएगा, बट अगर इनलेट पाइप का टाइम ज्यादा है तो भैया ये वन बाई टी बी माइनस वन बाई टी हो जाएगा। बट जनरली जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे को यही वाली कंडीशन मिलती है। अब इसी में ही बेटा हमारे पास तीन पाइप आ जाए तो सेम रिजल्ट, अगर सारे इनलेट है सबके रेसिप्रोकल ऐड कर दो, अगर एक कोई उसमें से आउटलेट है तो उसका टाइम माइनस करवा दो, उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। फिर बेटा छोटा टॉपिक रेसेस एंड गेम्स का, है ना, 2 मार्कर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें हमारे को। तो उसमें अगर ए बीट कर रहा है बी को किसी डिस्टेंस से, तो मतलब जैसे 100 मीटर की रेस है, तो ए ने जब पूरे 100 मीटर कर लिए कवर, तो उस समय बी उससे x मीटर पीछे है। और यही अगर बोलता है कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ x मीटर, मतलब ए को तो पूरे 100 मीटर कवर अप करने हैं, बट बी को 100 माइनस x मीटर ही कवर अप करने हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से कैसे समझते हैं कि ए जब 100 मीटर कवर अप कर लेगा तो बी उससे x मीटर पीछे ही होगा। सेम बेटा ऐसे आप पॉइंट्स में कर सकते हैं, तो वो गेम्स वाला क्वेश्चन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सेम ऐसे टाइम के साथ, है ना, कि अगर ए ने बीट करा है बी को उतने सेकंड से, तो मतलब जितनी देर में बी ए जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, उससे उतने सेकंड बाद बी जो है वो रेस को कंप्लीट कवर करेगा। फिर बेटा इसमें हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इकट्ठे ही इसके सारे फॉर्मूले हम देखेंगे। तो इसमें बेटा जो टाइप्स वगैरह है वो तो सबको याद रखनी है, बट कुछ की पॉइंट्स यहां पर हमें याद रखने हैं कि जैसे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, जैसे A11 A22 A33। ये अभी डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिलती है कि भैया शो करके दिखाओ या बताओ कि जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो वहां पर रिलेशन बहुत कम आता है। फिर बेटा कुछ ये मल्टीप्लीकेशन की बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर बेटा जो की पॉइंट्स है जो ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव। बट यहां पर ध्यान रखना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के लिए मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है ना। और a प्लस ए डैश यानी कि भाई मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का सम हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक, और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। और इसी से हम बोलते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। फिर बेटा डिटर्मिनेंट्स में डायरेक्टली एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी होती है ना। ये कुछ ट्रांसपोज की और प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है सारी की सारी, जो हमने बात भी कर ली अपना स्क्यू सिमेट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में। अब डिटरमिनेंट के लिए बेटा ये सारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आपके टिप्स पर होनी चाहिए, सारी की सारी, है ना।
जो हमारे एलिमेंट्स की जो बेसिक 3 प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, फिर ये एडजॉइंट के ऊपर बेस्ड है ना, ऐसे ही हमारे पास इनवर्स के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज हैं। ये सारी की सारी बेटा आपके टिप्स पर होनी चाहिए कि इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है आपके पास, और आ ही रहा है पिछले, अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे उसमें। तो फिर बच्चे हमारे पास डिटरमिनेंट में कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम विद देयर रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हमेशा डिटरमिनेंट के बराबर आता है। बट रो कोई और है, मतलब रो के एलिमेंट्स अलग हैं और कोफैक्टर्स किसी और कॉलम के या रो के आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा 0 है ना, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, इस तरह से। फिर ट्राइंगल का एरिया यूजिंग डिटरमिनेंट, कोलिनियरिटी के लिए भी यहीं से कंडीशन बनती है, और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी बेटा हमारे पास यहीं से कंडीशन बनती है। वो सारे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। फिर बारी आती है बेटा हमारे मैट्रिक्स मेथड की। डायरेक्ट इससे एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और हमारे अप्लाइड में तो क्रैमर्स रूल भी है, तो वो भी एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पहले जो हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, जो किससे बनती है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से, रो वाइज ही चलना है, याद रखना है। फिर एक एक्स मैट्रिक्स बनती है जो मैट्रिक्स होती है वेरिएबल्स की, और बी हमारे पास द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ऑर्डर याद रखना है किसका क्या रखना है। हमें फाइंड आउट करना होता है एक्स, तो उसका सॉल्यूशन किससे मिलता है, ए इनवर्स बी से। और इसी में क्योंकि बात आ गई है इनवर्स की, तो मैट्रिक्स सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 0 आ गया तो बेटा हमारे पास अलग अलग कंडीशन आएगी, जिसमें या तो नो सॉल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, तो वो वाली कंडीशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर बेटा हमारे पास सेम चीज क्रैमर रूल से, तो मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अगेन कोफिशिएंट्स लेके डिटरमिनेंट निकालते हैं, और फिर कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं किससे, इंडिविजुअल वेरिएबल वाली हम जो कांस्टेंट्स है उससे। मतलब जो ए वाला कॉलम है, मतलब ये सारे क्या है, A1 A2 A3 एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट, तो इसको जब मैं रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट से, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, dx, जिसकी हेल्प से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम जब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा किससे, कांस्टेंट से, मतलब y के कोफिशिएंट वाले कॉलम को मैं कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस करूंगा, तो मेरे पास y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, सेम ऐसे ही z की। और इसमें भी बेटा हमारे पास कंडीशन रहती है कि अगर डिटरमिनेंट ही हमारे पास 0 आ गया तो क्या होगा, और अगर हमारे पास कहीं पर होमोजीनियस सिस्टम है ना, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब कि हमारे पास जो सारे राइट हैंड साइड के वेरिएबल है वो सब जो कांस्टेंट है वो 0 होने चाहिए, d1 d2 d3, तो हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है, और उसमें भी जो कंडीशन है वो याद रखनी है कि इनफाइनाइटली मेनी कब आता है। तो ये हमारा बेटा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कवर हो गया। अब आते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलस पर। कैलकुलस में डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, सारे आपको याद करने हैं। फिर जो सबसे प्रॉब्लम देता है बच्चों को वो क्या रहता है, चेन रूल। तो चेन रूल के लिए भी बेटा बेसिक बातें याद रखनी है आपको, है ना। और जो आपके पास क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, रूल ऑफ कांस्टेंट हो गया, ये सारे आपको याद रखने हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन पर, पैरामेट्रिक फंक्शन पर जरूर आपको एमसीक्यू मिलता है, पिछले कई सालों से आ रहा है। याद रखना कि पहले जो कॉमन वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वहां से dy by dx मिलेगा, और उसी में जब मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो कॉमन वेरिएबल का डेरिवेटिव जरूर करना है। ये बात मत भूलना, सब बच्चे गलती करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखना है। फिर आ जाते हैं बेटा किस पर, कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये विदाउट डेरिवेटिव वाला है हमारे पास, हमारे को विद डेरिवेटिव वाला ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको उसी को देखने को मिलेंगे। तो अगर डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग है। इसी में ही सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन 0। सेम ऐसी डिक्रीजिंग के लिए चलेंगे। फिर बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसमें जब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट कर देता हूं तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, उसी का ही नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा। अब इसमें बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं कुछ स्लोप की, वो सारी याद आपको होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का। तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट दोनों याद रखने हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं, है ना, और उसमें डेरिवेटिव निकालने के बाद 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के डबल डेरिवेटिव निकाल के वैल्यू पुट करके, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, अगर हमारे पास नेगेटिव डबल डेरिवेटिव तो लोकल मैक्सिमा। तो ये जरूर याद रखना है। फिर बच्चा हमारे पास आ जाता है इसी के बाद हमारा कौन सा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। डिफरेंस पता है आपको ऑलरेडी क्या करना है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स, जो हमारे अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मैक, है ना,
अभी मैथ का भी रिलेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट इसका प्रूफ भी आता है हमारे पास, फॉर्मूला एमसीक्यू में भी पूछा गया है बोर्ड में अभी पिछले से पिछले साल, तो वो भी याद रखना है। भैया इंटीग्रेशन में फॉर्मूले तो रट्टे मार लेना, उसमें कोई रिस्क मत देना। हालांकि अप्लाइड में बहुत कम आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर का ही आया आज तक, बट स्टिल फॉर्मूला है बेटा, वो भी नहीं छोड़ने हमारे को, है ना, कि फॉर्मूले के बेसिस पर हमारा नंबर कटे, वो काम भी नहीं करना। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपकी टिप्स पर होने चाहिए इंटीग्रेशन के। कैलकुलस की ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूं पूरा उसको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, बट ये फॉर्मूले फिर भी आप याद रखना, कहीं पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाए यूज करने के लिए, कई बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको आराम से आना चाहिए, उसमें आप कहीं पर फंबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है हमारे अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स जैसे जरूरी था, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन कॉमर्स। तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, भैया 2 फॉर्मूले हैं, बिल्कुल नहीं भूलना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इस बार इसका आने का चांस ज्यादा है ना। फिर बेटा ऑर्डर डिग्री पर एक क्वेश्चन मिलता है हमारे को एमसीक्यू की फॉर्म में, फिर सॉल्यूशन पर डायरेक्ट बेटा सेपरेट करना है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि सैंपल पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसका भी बेटा फॉर्मेट आपको क्लास में करवाया हुआ है ना, प्रैक्टिस सेशन में भी 1-2 क्वेश्चन इसके करवाऊंगा, तो वो आपको फॉर्मूला और फॉर्म जरूर याद रखनी है। फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। 4 टॉपिक है, बाइनोमियल, पॉइसन, अपने पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड है, मीन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, चाहे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हो, और इवन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो, क्योंकि डायरेक्ट कई बार डिफरेंस पूछ लेता है। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता। सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन अब आपके पास बनता है, उसको भी याद रखना है। फिर आ जाइए भैया फाइनेंशियल मैथ्स, ये सूखे नंबर है 15 नंबर, इसके फॉर्मूले तो आप सोते जागते हमेशा याद रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। परपेचुटी में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो, सिंकिंग फंड में अमाउंट का फॉर्मूला हो, चाहे एट द एंड हो, मतलब ऑर्डिनरी हो या एन्युटी हो, दोनों से याद रखना है। फिर आपके पास ईएमआई, सिलेबस में कई बार बच्चे बोलते हैं सर यही मेंशन है, बट बेटा 2023 वाले पेपर में आ गया था ये वाला क्वेश्चन, है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस से और एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बट आपको इसके याद करने की ट्रिक भी सिखाई हुई है, बस उसको याद रखना, भूलना मत, ठीक है। ये 4-5 फॉर्मूले हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। फिर आ जाते हैं बेटा डेप्रिसिएशन का भी, एनुअल डेप्रिसिएशन का अलग फॉर्मूला, डिक्लाइनिंग बैलेंस से अलग फॉर्मूला। सीएजीआर का सूखा क्वेश्चन, फ्री के नंबर होते हैं भैया ये, और इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है। फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू, जो टाइम का डिफरेंस है, रेज़ टू पावर 1/n, दैट्स इट, खत्म। और इनटू 100% करना मत भूलना, परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, इसमें याद रखना इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इंटू 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर बेटा टाइम सीरीज का डायरेक्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस तो बहुत सिंपल है, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में ये इक्वेशन याद रखनी है, बट आपको पता है ये कब यूज करना है, जब हमारे पास सिग्मा एक्स क्या होता है, 0 होता है। बट अगर 0 नहीं है तो उसके लिए नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके करना है। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि सम आपके पास डेविएशंस का 0 आएगा, और सम जो है आपका स्क्वायर्स का डेविएशन का वो हमेशा मिनिमम होगा, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। फिर बेटा आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ये 2 फॉर्मूले बच्चों की जान निकाल देते हैं, सर कब कौन सा यूज करना है, क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये वाला कैपिटल एस है ना, जो आपके पास क्या है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैपिटल एस है तो यहां पर अंडर रूट में एन आएगा, है ना, और ये हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो सैंपल का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देके आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो रूट में एन है। बट अगर सैंपल का आपको बोला गया है तो अंडर रूट n - 1 आएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का डायरेक्ट याद रखना, सिंगल टेस्ट के लिए भी, और आपके पास जो 2 टेल टेस्ट होता है हमारे पास, या फिर जो 2 आपके पास क्या बोलते हैं पैरामीटर है, उसके लिए जो टेस्ट है, 2 सैंपल टेस्ट है, उसके लिए भी डिग्री फ्रीडम, डायरेक्ट एमसीक्यू आया हुआ है बोर्ड में। तो सारे फॉर्मूले बेटा आपके टिप्स पर होने चाहिए। एलपीपी, सूखे नंबर, फ्री के नंबर, है ना, ग्राफ बनाना और काम खत्म करना है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी। तो बड़े सारी फॉर्मूला शीट है, एक बार हम भी इनसे गो थ्रू हो लिए, है ना। ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं रखनी थी, तो इसलिए सारी चीजें डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि क्लास में फिर क्या करेंगे, तो सेशंस में जब मिलेंगे बेटा तो इन्हीं फॉर्मूले की कई जहां पर डेरिवेशन जरूरी है, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन भी आ सकती है, वो भी पढ़ेंगे, जहां पर इसके क्वेश्चंस बनाने जरूरी है वो भी करेंगे, वैरायटी सीखनी है फॉर्मूले की वो भी करेंगे। तो अपने सेशंस में मिलेंगे और धमाल उठाएंगे इन फॉर्मूले के साथ, और अपनी प्रिपरेशन को ताबड़तोड़ तरीके से तैयार करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अपनी क्लासेस में, टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, कीप शाइनिंग, और हमेशा बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन, राधे राधे सभी को।